नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। हालांकि ऑरोरा में भोर होने वाली थी, लेकिन उत्पत्ति की भूमि का वह हिस्सा जहां माइकल खड़ा था उसे अपनी वास्तविक दुनिया से 3 से 4 घंटे पीछे लग रहा था। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी ही उसके आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थी। उसके सामने 4 मरे हुए लोग खड़े थे, जबकि उसके बगल में 2 लोग थे। लकी और अमर हाई ह्यूमन उसके बगल में खड़े थे, जबकि उसके सामने पर्पल कवचधारी क्रिकेट और शैडो मेंटिस थे। ये जानते हुए कि वह उन सभी को एक ही समय में विकसित कर सकता है, माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया और प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया। देखते ही देखते चारों ओर रोशनी फैल गई, क्योंकि हर एक मरे हुए प्राणी से एक चमक निकलने लगी। उनके शरीर हिंसक प्रतिक्रियाओं से कांपने लगे, लेकिन माइकल, जो पहले से ही इस दृश्य का आदी था, शांत रहा। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया विकसित हो रहे मरे हुओं की ओर से नहीं आई, बल्कि ये प्रतिक्रिया उसके बगल में खड़े 2 लोगों, लकी और मरे हुओं में तब्दील हो चुके उच्च मानव की ओर से आए। उनके साथ अपने संबंध के माध्यम से वह लालच, ईर्ष्या और इच्छा जैसी भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसकी भौहें तन गईं। क्या अब वे विकास के प्रभावों को पहचानते हैं? क्या उच्च बुद्धि मरे हुओं को अधिक जटिल विचार विकसित करने की अनुमति देती है? ये याद रखना जरूरी था कि ये मरे हुए लोग थे। यद्यपि वे तकनीकी रूप से जीवित मृत थे, फिर भी हर मायने में वे मृत ही थे। आत्मा की उपस्थिति ने उन्हें कुछ बुद्धि प्रदान की थी, लेकिन भावनाएं एक अलग मामला थी। लेकिन अब उन्हें उनसे जो अनुभूति हो रही थी, यह महज सती प्रतिक्रिया नहीं थी। यह अधिक गहरा और अधिक वास्तविक लगा। मानो ये भावनाएं उनकी बुद्धिमत्ता की मात्र प्रतिध्वनि ही नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व में अंतर्निहित थी, उनकी आत्मा में गहराई से समाई हुई थी। वे विकास के लिए तरस रहे थे, वे विकसित होने के लिए उत्सुक थे। सौभाग्य से बात यही खत्म हो गई। भावनाओं की लहरों के बावजूद वे अपनी जगह पर स्थिर रहे। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, माइकल ने सोचा। अगर उसके मरे हुए प्राणी गहरी बुद्धि विकसित कर सकते थे, तो इसका मतलब था कि वे अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान और अधिक अनुकूलनीय बन सकते थे। जहां तक विश्वासघात के विचारों की बात है, जब तक वे उससे 2 पद ऊपर या बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे, तब तक उसे उनकी वफादारी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी। माइकल के विचारों में उस समय बाधा उत्पन्न हुई जब विकसित हो रहे मरे हुए प्राणियों के चारों ओर की चमक अपने चरम पर पहुंच गई। उनसे ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा, जिससे हवा में लहरें दौड़ गईं। कवचधारी झींगुर का बाह्य कवच कठोर और फैल गया, जिससे उसके नुकीले किनारे बन गए जो चांदनी में हल्की सी चमक बिखेर रहे थे। छायादार मेंटिस का आकार भी बढ़ गया, उसका कभी पारदर्शी रहा शरीर गहरा और अधिक भयावह रंग में परिवर्तित हो गया। पर्पल का आकार स्थिर हो गया, उसके चारों ओर की चमक फीकी पड़ गई और उसका नया शरीर प्रकट हो गया। तीनों ही मरे हुए प्राणी सफलतापूर्वक रैंक 1 में विकसित हो चुके थे। तीनों के प्रथम स्थान पर पहुंचने से मिली प्रतिक्रिया के कारण माइकल को अपने अंदर शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। अपने मरे हुए उत्सर्जकों की ताकत की भावना को नजरअंदाज करते हुए, जो अब रैंक 1 प्राणी बन चुके थे, और कुछ पल के लिए तीनों मरे हुए प्राणियों को नजरअंदाज करते हुए, माइकल ये जांचने के लिए आगे बढ़ा कि उसके आंकड़े कितने बढ़ गए थे। शक्ति 41.925.0 कैरेट, फुर्ती 62.669.0 कैरेट, संवेदन 43.225.0 कैरेट, बुद्धि 150 शून्य। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर नहीं बढ़ा। कम से कम उसने अपनी कुछ शक्ति वापस पा ली और ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस किया। मौजूदा पैटर्न को देखते हुए माइकल को संदेह था कि उसकी बुद्धिमत्ता के स्तर में कोई सुधार देखने से पहले लगभग 1 दर्जन और मरे हुए लोगों को रैंक 1 में विकसित होने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर उनके अन्य आंकड़ों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा था। हालांकि एक साथ 3 मरे हुए प्राणियों को विकसित करना भी स्पेक्ट्रल सेंटुरियन चींटी के विकास से प्राप्त हुए प्रोत्साहन को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि ये मरे हुए प्राणी स्पेक्ट्रल एंड से बहुत कमजोर थे। माइकल अब उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। माइकल ने लकी और उस मरे हुए हाई ह्यूमन की ओर मुड़कर देखा। उनमें पहले जो ईर्ष्या और वासना उसने महसूस की थी, वह थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वह भी उसे अपने भीतर दबी हुई महसूस कर सकता था। धैर्य रखो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उनके पुनर्विकास के लिए समय होगा। फिलहाल उसने अपना पूरा ध्यान अपने नवविकसित मरे हुए सैनिकों पर केंद्रित किया। उनकी आभा अधिक प्रबल थी, उनकी उपस्थिति अधिक स्पष्ट थी। एक रैंक 1 का अनडेड अब सिर्फ बलि का बकरा नहीं रह गया था, वे अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करने लगे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माइकल की नजर सबसे पहले कवचधारी झींगुर पर पड़ी। इसके विकास ने महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए थे। कभी चिकना और सुस्त दिखने वाला बाहरी कवच अब कहीं अधिक भयावह रूप में बदल गया था। इसका बाहरी आवरण अब गहरा था और नुकीली धारियों से मजबूत किया गया था, जो चांदनी को एक अजीब सी चमक के साथ प्रतिबिंबित करती थी। उसके अंगों के किनारे और भी नुकीले हो गए थे, और उसके आगे के पैर, जिनका इस्तेमाल कुचलने के लिए किया जाता था, अब और भी घातक लग रहे थे। उसने इसकी नई नस्ल की जांच की। अमर लौह कवचधारी क्रिकेट रैंक 1। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसकी रक्षा व्यवस्था में काफी वृद्धि हो चुकी थी। इसे देखते ही यह स्पष्ट हो गया कि अब इसे चोट पहुंचाना कहीं अधिक कठिन होगा। इसके बाद माइकल ने इसकी क्षमताओं का परीक्षण किया। विकास ने आयरनिक्लेड क्रिकेट को केवल एक नया कौशल ही दिया था। उसे पता था कि पिछली स्किल को अपग्रेड किया जाएगा, इसलिए माइकल ने सबसे पहले नई स्किल की जांच करने के लिए रुख किया। शॉकवेव स्टॉर्म।
जमीन पर तेजी से बल लगाने से उपयोगकर्ता एक जोरदार आघात उत्पन्न करता है, जिससे एक सीमित दायरे में मौजूद दुश्मन थोड़े समय के लिए अस्थिर हो जाते हैं। उपयोगकर्ता की ताकत और वजन बढ़ने के साथ ही प्रभाव भी बढ़ता है। यह बुनियादी दक्षता हासिल करने का कौशल था। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह एक दमदार आक्रमण क्षमता थी, जिसकी क्रिकेट में पहले कमी थी। अब क्रिकेट के पास विरोधियों के हमलों को झेलने के बजाय उन्हें परेशान करने का एक तरीका था। बुरा नहीं है, उसने प्रभावित होकर धीरे से कहा। इसके बाद माइकल ने आयरनक्लेड की पिछली स्किल की जांच करने के लिए रुख किया, जो अब इंटरमीडिएट मास्टरी के स्तर पर थी। गूंजती हुई चहचहाहट, मध्यवर्ती दक्षता, प्रवीणता 0% द अनडेड आयरनक्लेड क्रिकेट एक तीखी, गूंजती हुई चीख निकालता है जो हवा में हिंसक रूप से फैलती है, जिससे एक अराजक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जो इसकी सीमा के भीतर सब कुछ बाधित कर देती है। मध्यवर्ती महारत के स्तर पर विचलित करने वाली ध्वनि तरंग 40 मीटर के दायरे में फैलती है और इसकी सीमा के भीतर मौजूद हर प्राणी को प्रभावित करती है। प्रभाव: सभी प्राणी अत्यधिक श्रवण भार से पीड़ित होते हैं, जिससे चक्कर आना और संतुलन बिगड़ना जैसी समस्याएं होती हैं। यदि 30 सेकंड के भीतर लगातार इसका उपयोग किया जाए तो भटकाव की स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे अस्थायी पक्षाघात या बेहोशी हो सकती है। चेतावनी: ये क्षमता मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करती। ध्वनि तरंग के दायरे में आने वाला कोई भी प्राणी इसके प्रभावों से ग्रस्त होगा। अपडेट किए गए विवरण को पढ़ते ही माइकल की आंखों में जिज्ञासा की चमक दिखाई दी। ये कौशल वास्तव में एक खतरनाक चीज में बदल गया था, एक दोधारी हथियार जो सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर पूरे युद्ध क्षेत्र को पनडुब्बी बना सकता था। हालांकि अगर वह सावधान नहीं रहा तो यह आसानी से उसके खिलाफ भी जा सकता है। इस विचार के साथ कि इन मरे हुए प्राणियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें वास्तव में एक वास्तविक युद्ध में इनका उपयोग करने की आवश्यकता है, और उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना ध्यान शैडो मेंटिस की ओर मोड़ दिया। शैडो मेंटिस में भी बदलाव आ चुका था। इसका कभी पारदर्शी रहा बाह्य कवच अब गहरे स्याही जैसे धुंधले रंग में बदल गया था, जो प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित कर रहा था। उसका शरीर पहले से अधिक दुबला लेकिन अधिक भयावह हो गया था। उसके नुकीले अग्रभाग और लंबे हो गए थे, जो अब साफ सुथरे और सटीक शिकार के लिए बने घुमावदार दरांती जैसे दिखते थे। इसके चारों ओर धुंध जैसी एक हल्की आभा मंडरा रही थी, मानो यह आंशिक रूप से अस्तित्व में आ रही हो और आंशिक रूप से गायब हो रही हो। माइकल ने इसकी नई नस्ल की जांच की। अमर प्रेत मंटिस रैंक 1 प्रेत, माइकल ने सोचा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसकी क्षमताओं का परीक्षण किया। कवचधारी क्रिकेट की तरह मेंटिस ने भी एक नया कौशल हासिल कर लिया था, जबकि उसका पुराना कौशल बेहतर हो गया था। माइकल ने सबसे पहले नए कौशल की जांच की। फैंटम सटेप बेसिक मास्टरी। उपयोगकर्ता की गतिविधियां कुछ क्षणों के लिए आंशिक रूप से निराकार हो जाती हैं, जिससे उसे कम दूरी के भीतर हमलों या बाधाओं से बच निकलने में मदद मिलती है। सक्रियण समय 0.5 सेकंड, अवधि 1 सेकंड, कूलडाउन 15 सेकंड। यह विवरण सुनकर माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बहुत शक्तिशाली था। अपने मूल स्तर पर भी फैंटम सटेप ने मेंटिस को उन हमलों से बचने का एक तरीका प्रदान किया जो अन्यथा अपरिहार्य होते। आधा सेकंड का सक्रियण समय तुरंत नहीं था, लेकिन सही समय पर यह हमलों से बचकर निकल सकता था और दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले ही अपनी स्थिति बदल सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कौशल में अपार संभावनाएं थीं। यदि यह क्षमता और विकसित होती तो मेंटिस युद्ध के मैदान में एक भयानक दुश्मन बन सकता था। संतुष्टि की लहर महसूस करते हुए माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अच्छा, वहीं उसी क्षण उसने उसे एक नाम दे दिया, फीका। ये सरल, सीधा और सटीक था। वह कीड़ा भूत की तरह झिलमिला रहा था, उसका शरीर अस्तित्व और शून्यता के बीच धुंधला रहा था। नाम उस पर पूरी तरह से जचता था। हालांकि माइकल अब इस कौशल के प्रभाव को भी आजमाना चाहता था। माइकल की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उसने फेट को एक सरल आदेश दिया, फैंटम सटेप का उपयोग करें। वह मृत मरोड़ मेंटिस फड़फड़ाया, फिर आधे सेकंड के भीतर ही उसका पूरा रूप धुंधला हो गया। हवा में एक हल्की सी विकृति की लहर दौड़ी और फिर वह गायब हो गया। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। फीकापन तेजी से नहीं आया, वह गायब हो गया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। अंतरिक्ष का जादू। माइकल को पता नहीं था। यह विचार उसके लिए कुछ हद तक अविश्वसनीय था। 1 सेकंड बाद कुछ मीटर दूर वह मेंटिस फिर से प्रकट हो गया। माइकल ने गहरी सांस ली। ये तो अविश्वसनीय है। यह परिवर्तन सहज था। अगर वह ध्यान से नहीं देख रहा होता तो शायद उसे लगता कि फेड ने अंतरिक्ष में साधारण रूप से गुजरने के बजाय टेलीपोर्ट किया है। और यह सब तो सिर्फ बेसिक मास्टरी लेवल पर ही हुआ। अगर यह कौशल बेहतर हो जाए तो यह सचमुच एक पलक झपकने जैसा या फिर अनिश्चित काल तक हमलों से बचने का एक तरीका भी बन सकता है। एक घातक हत्यारा। माइकल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, असली लड़ाई में तुम और भी ज्यादा उपयोगी साबित होगे। इस बिंदु पर उसने अपने मन में यह निर्णय ले लिया था कि जब तक उसे अधिक शक्ति की आवश्यकता न हो, यदि संभव हो तो वह वास्तव में अपने अन्य मरे हुए साथियों का उपयोग करना शुरू कर देगा और उन्हें समझने की कोशिश करेगा। फिर उनका ध्यान फैंटम मेंटिस के पुराने कौशल की ओर गया। माइकल ने फेड के पुराने कौशल की जांच की, जो अब इंटरमीडिएट मास्टरी के स्तर तक अपग्रेड हो चुका था। शैडो क्लोक मध्यवर्ती महारत प्रवीणता 0%। शैडो मेंटिस खुद को अंधेरे में ढक लेता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण में सहजता से घुल मिल जाता है। मध्यवर्ती दक्षता स्तर पर यह कौशल अब केवल कम रोशनी वाले वातावरण में ही नहीं बल्कि मध्यम रोशनी की स्थितियों में भी काम करता है। माइकल की आंखों में चमक आ गई। कौशल का विवरण पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बदलाव महत्वपूर्ण था। बेसिक मास्टरी स्तर पर शैडो क्लोक कम रोशनी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था, जिससे ये रात में तो प्रभावी था लेकिन अच्छी रोशनी वाले स्थानों में काफी कमजोर पड़ जाता था। अब इंटरमीडिएट स्तर पर फेड मध्यम रोशनी में भी छिपा रह सकता है, जिससे इसकी छुपने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
यदि ऐसा था तो घोर अंधेरे में भी इसकी प्रभावशीलता और भी अधिक बढ़ गई थी। माइकल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। थोड़े समय के लिए अजयता प्रदान करने वाले फैंटम सटेप और छिपने के लिए शैडो क्लोक के साथ फेड एक असली बुरे सपने में बदल गया था। और ये तो सिर्फ पहला स्थान था। माइकल ने गहरी सांस ली और अपने मरे हुए साथियों की ओर मुड़ गया। गायब हो जाओ, उसने पुकारा। मेंटिस ने स्वीकृति के रूप में अपने नुकीले अंगों को आपस में टकराया। शैडो क्लोक को सक्रिय करें। अचानक ही अंधेरे की एक पतली चादर उसके पूरे शरीर पर फैल गई और उसे एक बदलती हुई छायादार आभा में समा लिया। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े होने पर भी वह उसे मुश्किल से देख पा रहा था। मेंटिस की आकृति झिलमिला रही थी, रात के अंधेरे में इतनी खूबसूरती से घुलमिल गई थी कि उसकी मौजूदगी का पता केवल हल्की सी विकृति से ही चल रहा था। फिर धीरे धीरे वह हिलने लगा। माइकल सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया और विकृति का पीछा करने लगा। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के बावजूद भी उसके लिए इसे संभालना कुछ मुश्किल था। अगर उसे इसकी उम्मीद न होती तो शायद वह इसे पूरी तरह से नजर से ओझल कर देता। अच्छा, उसने प्रभावित होकर धीरे से कहा। माइकल के दिमाग में कई विचार चल रहे थे और वह अपने जन्मभूमि में आने से पहले अपनी चाची के साथ हुई बातचीत को याद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अपने स्तर के हिसाब से या यूं कहें कि अलौकिक शक्ति के रूप में उसने जितना कम समय बिताया था उतना ही वह जानता था कि बड़े शहरों में आमतौर पर या तो अधिक दरारें होती हैं या उच्च स्तर की दरारें होती हैं, इन दोनों में से एक। शहर के अंदर चीजें ठीक कैसे काम करती हैं, इस बारे में माइकल को पक्का पता नहीं था। शायद मुझे आंटी मिया द्वारा बताए गए शहरों में मौजूद दरारों के बारे में जानकारी के लिए फोरम को देख लेना चाहिए था। उसने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर अपना सिर हिला दिया। दरारें महत्वपूर्ण थीं, लेकिन वह इससे भी ज्यादा यही चाहता था कि उसका परिवार बेहतर जीवन जिए। बड़े शहरों में खामियां तो जरूर होंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सुपर एसोसिएशन की बड़ी शाखाएं भी होंगी। और बड़ी शाखाओं का अप्रत्यक्ष अर्थ होगा उच्च गुणवत्ता वाले अलौकिक शक्तियों तक पहुंच। माइकल के लिए इतना ही काफी था। बेशक इस बात की भी बहुत अधिक संभावना थी कि माइकल गलत हो सकता था। अंततः बड़े शहरों में खामियां तो होंगी ही। असली सवाल ये था कि उनमें किस तरह की खामियां हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि वह उनसे कितना अनुभव प्राप्त कर सकता है। स्तर मायने रखते थे, क्योंकि उच्च स्तर की दरारों में अधिक शक्तिशाली राक्षस मिलते थे, जिसका अर्थ था अधिक अनुभव। लेकिन अगर विकल्प दिया जाए तो माइकल को उम्मीद थी कि शहर में केवल एक उच्च स्तरीय दरार के बजाय कई दरारें होंगी। उच्च स्तरीय दरार में प्रवेश पाना मुश्किल होगा, लेकिन अधिक दरारों का मतलब समग्र रूप से आसान पहुंच होगा। माइकल वास्तव में जो चाहता था वह केवल दरारों में आसानी से प्रवेश पाना ही नहीं था, बल्कि अधिक अवसर भी थे, न केवल अपने लिए बल्कि अपने मरे हुए साथियों के लिए भी। उन सभी को अपने स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत थी। सौभाग्य से मेरे पास जन्मभूमि का प्रमाण भी है। इसी वजह से माइकल को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि वह वास्तविक दुनिया में किस तरह की दरारों में प्रवेश कर सकता है। किसी कारणवश उसे यह प्रबल अनुभूति हो रही थी कि उत्पत्ति की भूमि जल्द ही उसे वास्तविक दुनिया की तुलना में कहीं अधिक प्रदान करेगी। अगर राक्षस होते तो उत्पत्ति की भूमि में वे जरूर होते। अगर वे और भी ताकतवर राक्षस होते तो वे भी निश्चित रूप से उनके पास होते। कभी कभी माइकल खुद को एवलॉन फॉरेस्ट के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता था। वह राक्षस इतने सारे शरीर कहां से ला रहा था ताकि उन्हें नियंत्रित कर सके? जाहिर है जंगल से। और क्या वह ठीक यही नहीं ढूंढ रहा था? दुर्भाग्यवश फिलहाल वह इसके बारे में सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। माइकल के मन में कई बेतरतीब विचार कौंध गए जब वह अपने द्वारा विकसित किए गए आखिरी मरे हुए प्राणी की ओर मुड़ा। बैंगनी। माइकल ने इसकी नस्ल की जांच की। अमर प्रेत स्वेलोटेल रैंक 1, एक तारा वाला दुर्लभ प्राणी। एक और प्रेत। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी और आराम महसूस किया। जो भी हो, इस स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस नस्ल का है। एक पल के लिए वह इस परिचित नाम को देखकर चौंक गया था, अनडेड फैंटम स्वेलोटेल मॉथ। यह एक दौड़ जैसा लग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे अनडेड फैंटम मेंटिस। माइकल ने इसके बाहरी रूप को और करीब से देखा। अनडेड फैंटम स्वेलोटेल तितली अपनी विचित्रता के कारण बेहद खूबसूरत थी। उसके पंख, जो अब 1.5 मीटर 4 फीट 11 इंचेस तक फैले हुए थे, गहरे इंद्रधनुषी नीले और बैंगनी रंगों से ढके हुए थे, जो खंडित धुंधले कांच की तरह दिखते थे। इसका सुगठित लंबा शरीर एक रहस्यमय, लगभग अलौकिक गुण लिए हुए था, जो इसे एक अप्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता था। इसके पेट पर मौजूद हल्की कंकालनुमा परतें इसकी अमरता को और पुष्ट करती थीं, जबकि इसके नुकीले झिलमिलाते एंटीना अनियमित रूप से हिलते रहते थे। माइकल का ध्यान अब उसकी क्षमताओं पर केंद्रित हो गया। एक दुर्लभ श्रेणी के एंडेड के रूप में पर्पल को न केवल शक्ति में वृद्धि मिली थी, बल्कि उसकी क्षमताओं में भी परिवर्तन आया था। उसने सबसे पहले उसके द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए कौशल की जांच की। डस्क पियर्सर बेसिक मास्टरी प्रवीणता 5%। अनडेड फैंटम स्वेलोटेल अपने एंटीना के सिरों पर अंधेरी ऊर्जा एकत्रित करता है और फिर छाया की एक केंद्रित सुई के आकार की पतली किरण छोड़ता है। माइकल की आंखों में चमक आ गई। एक आक्रमण कौशल। माइकल के लिए पर्पल एक सहायक प्रकार का अनडेड था, पर अब माइकल ने कौशल के विवरण को फिर से पढ़ा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। बैंगनी, माइकल ने पुकारा। पतंगे के चमकीले पंख इसके जवाब में फड़फड़ाए, जिससे हवा में काली ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। डस्क पियर्सर का प्रयोग करें। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसके एंटीना के सिरों पर एक हल्की सी चमक जमा हो गई। फिर पलक झपकते ही एक पतली गहरे काले रंग की किरण आगे बढ़ी। माइकल ने उसके मार्ग का अनुसरण किया, सीधा और चुपचाप, धुंधली रोशनी में मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। यह पास की एक चट्टान से टकराया और हालांकि इससे कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन पत्थर में एक छोटा सा छेद हो गया। माइकल आज रात के अपने अनुभव से बेहद खुश था।
उन्हें न केवल रैंक 1 के 4 और अनडेड मिले बल्कि उनका विकास भी उन्हें प्रसन्न कर गया। बेशक एक और तथ्य ये भी था कि उसके और भी मरे हुए लोग अब पाताल लोक में थे। अच्छे मूड में आकर उसने पर्पल के पुराने कौशल की जांच करने के लिए रुख किया। अपने विकास से पहले पर्पल के पास 3 कौशल थे। मायावी उड़ान, जिसे माइकल एक ऐसी क्षमता के रूप में देखता था जिसमें ध्यान भटकाने वाले गुणों के कारण लड़ाई में चमत्कार करने की क्षमता थी। विषैली धूल, एक पूरी तरह से भयावह कौशल, और शिफ्टिंग फॉर्म, जिसने पर्पल को अपना आकार बढ़ाने और घटाने की अनुमति दी। इसके विकास के बदौलत वे तीनों कौशल जो पहले बुनियादी दक्षता स्तर पर थे, अब मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गए हैं। भ्रमकारी उड़ान, मध्यवर्ती निपुणता दक्षता 0.0%। अब उड़ते समय अनडेड फैंटम स्वेलोटेल पतंगा अपनी और भी यथार्थवादी आकृतियां बना सकता है। इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर पर ये आकृतियां न केवल अधिक स्वाभाविक रूप से गति करती हैं, बल्कि पतंगे के दिशा बदलने के बाद भी कुछ समय तक बनी रह सकती हैं, जिससे दुश्मन और भी भ्रमित हो जाते हैं। अपडेट किए गए विवरण को पढ़ते समय माइकल की आंखों में रुचि की झलक दिखाई दी। हालांकि इस कौशल के बारे में उनकी अपनी राय थी, लेकिन सच कहें तो उन्होंने वास्तव में अभी तक इसे आजमाया नहीं है और न ही इसका प्रभाव देखा है। बैंगनी, उसने पुकारा और देखा कि पतंगे की चमकती आंखें प्रतिक्रिया में झिलमिला उठीं। इल्यूसिव फ्लाइट आजमाओ। बिना किसी झिझक के अनडेड फैंटम स्वेलोटेल ने उड़ान भर ली। जैसे ही वह हिला, उसकी कई हुबहू प्रतियां झिलमिलाती हुई प्रकट हुई और चारों दिशाओं में फैल गईं। माइकल की आंखें असली प्रति को खोजने की कोशिश में उन सभी के बीच दौड़ रही थीं, लेकिन उसकी तीव्र इंद्रियों के बावजूद भी यह आसान नहीं था। फिर अचानक सारे भ्रम दाईं ओर मुड़ते हुए प्रतीत हुए, सिवाय एक के। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। लो, तुम यही हो। लेकिन जैसे ही वह अपने अनुमान की पुष्टि करने वाला था, वह अंतिम बची हुई आकृति भी धुंधली होकर 2 और हिस्सों में बंट गई। माइकल की भौहें तन गईं। उद्धरण चिन्ह ... हम परिणाम जानने के बावजूद भी वह लगभग धोखा खा गया था। वास्तविक लड़ाई में, जहां उसे शांति से अवलोकन करने का अवसर नहीं मिलेगा, दुश्मन के लिए इससे निपटना एक बुरे सपने जैसा होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्पल के पास अब एक आक्रमण कौशल था। माइकल ने प्रभावित होकर राहत की सांस ली। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने रुचि दिखाते हुए अन्य कौशलों को देखना शुरू किया। अब फ्यूचर एड्स। विषैली धूल, मध्यवर्ती निपुणता दक्षता 0% अनडेड फैंटम स्वेलोटेल के पंखों से निकलने वाली जहरीली धूल अब और भी शक्तिशाली हो गई है। इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर पर जहर तेजी से असर करता है, जिससे तीव्र सुन्नता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मध्यम लकवा, प्रतिक्रिया समय में कमी और धुंधली दृष्टि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह एक और कौशल था जिसे माइकल ने न तो आजमाया था और न ही वह अब आजमा सकता था। कम से कम इसका असर पहले से ज्यादा मजबूत लगता है। कई विरोधियों के लिए ये कौशल चमत्कार साबित होना चाहिए। ये जानते हुए कि इस कौशल को आजमाने के लिए उसे उपयुक्त समय का इंतजार करना होगा, माइकल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले कौशल की ओर बढ़ गया। एक ऐसी चीज जिससे वह भी परिचित था। रूप परिवर्तन, मध्यवर्ती दक्षता प्रवीणता 0.0%। अनडेड फैंटम स्वेलोटेल की आकार बदलने की क्षमता अब और भी अधिक लचीली हो गई है। इंटरमीडिएट मास्टरी स्तर पर यह अब तेजी से फैल और सिकुड़ सकता है, जिससे युद्ध में इसकी अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है। बड़ा आकार इसकी धूल फैलाने और मायावी प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि छोटा आकार इसकी चपलता और छिपने की क्षमता को बढ़ाता है। पिछले 2 की तरह ये कौशल भी और मजबूत हो गया था। कितना शक्तिशाली! माइकल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। सौभाग्य से यह एक ऐसा कौशल था जिसे वह आजमा सकता था। माइकल की निगाहें कुछ क्षण के लिए उस विवरण पर टिकी रहीं, फिर उसने सिर हिलाया। पर्पल, शिफ्टिंग फॉर्म का इस्तेमाल करो। अनडेड फैंटम स्वेलोटेल का शरीर झिलमिला उठा, उसका छायादार ढांचा मानो खुद को समायोजित कर रहा हो। फिर वह बढ़ने लगा। माइकल ने ध्यान से देखा कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे थे और उसका आकार पहले से कहीं अधिक बड़ा हो रहा था। उसने तुरंत इसकी तुलना अपनी याददाश्त से की। पहले इस क्षमता की चरम सीमा तक पहुंचने पर पर्पल अपने सामान्य आकार से लगभग 2 गुना बड़ा हो सकता था। लेकिन अब माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। यह उस बिंदु को पहले ही पार कर चुका था। पतंगे के पंखों का फैलाव 2 गुने से भी अधिक हो गया था, जो लगभग 3.5 मीटर 11 फुट 6 इंच तक पहुंच गया था। उसके गहरे कांच जैसे पंख खतरनाक ढंग से झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी गति धीमी थी, फिर भी विचित्र रूप से मनमोहक थी। इस आकार में उसके पेट पर मौजूद कंकालनुमा आवरण अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिससे वह अधिक भारी और कवचयुक्त प्रतीत हो रहा था। माइकल ने हल्की सी सांस छोड़ी। यह तो बहुत ज्यादा था, और यह सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा था। अंततः परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो गई और ऐसा लगा मानो यह अपने चरम पर पहुंच गई हो। पूर्ण विस्तार पर पर्पल का आकार बढ़कर लगभग 4 मीटर 13 फीट 1 इंच का भयावह पंखों वाला हो गया था। माइकल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये तो वाकई एक अपग्रेड है। फिर बिना किसी चेतावनी के पतंगा सिकुड़ गया। इसका विशाल ढांचा पल भर में सिकुड़ गया और लगभग आधा मीटर 1 फुट 8 इंचेस चौड़ा रह गया। माइकल का चेहरा उस समय बदल गया जब उसने देखा कि वह कितनी तेजी से छोटा हो गया था। इस आकार में वह लगभग एक सामान्य पतंगे जैसा दिख रहा था, छोटा, तेज और अंधेरे वातावरण में लगभग न दिखने वाला। ये बदलाव लगभग तुरंत हुआ था। बैंगनी रंग का जीव तेज गति से हवा में उड़ रहा था। अपने छोटे रूप में वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि माइकल को उसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। माइकल की मुस्कान और भी गहरी हो गई। ये वाकई उपयोगी था। पर्पल द्वारा आकार में हेरफेर करने की चरम सीमाएं पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से बढ़ गई थीं। हालांकि एक और परीक्षण था जिसके बारे में माइकल उत्सुक था। विवरण में बताया गया था कि यह कौशल उपयोगकर्ता की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौजूदा शब्दावली पहले से थोड़ी अलग लग रही थी, माइकल का मानना था कि इसका प्रभाव अभी भी बरकरार था।
पर्पल, फिर से इल्यूसिव फ्लाइट का इस्तेमाल करो, उसने आदेश दिया। इस बार जब अनडेड फैंटम स्वैलोटेल ने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया तो माइकल ने पूरा ध्यान दिया। जैसे ही पर्पल हिली, भ्रम एक बार फिर से प्रकट होने लगे। हालांकि इस बार माइकल का ध्यान किसी और चीज पर था। भ्रम उत्पन्न होने से ठीक पहले पतंगे के आकार में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था। दिलचस्प, माइकल ने अपनी आंखें सिकुड़ी। अगर यह कौशल वाकई रूप परिवर्तन से प्रभावित होता तो भ्रम में आकार के कुछ समायोजन भी दिखने चाहिए थे। सिकुड़ जाओ, उसने निर्देश दिया। बैंगनी आकृति पल भर में सिकुड़ गई और एक सामान्य पतंगे से भी छोटी हो गई। उसी समय सभी मायाजालें भी उसी परिवर्तन से गुजरी और अपने छोटे आकार को बनाए रखा। माइकल सोच में डूबा हुआ गुनगुना रहा था। अब असली परीक्षा का समय है। बढ़ाना। पर्पल का शरीर लहरों की तरह फैल गया और वापस अपने पूर्ण विस्तारित रूप में आ गया। आसपास की सभी मायावी आकृतियां भी उसी तरह फैल गईं और अचानक हवा में एक विशाल छायादार प्रेत में तब्दील हो गईं। माइकल ने हल्की सी हंसी हंसी। ये खतरनाक था। ये भ्रम अब केवल भ्रामक ही नहीं रह गए थे, बल्कि डरावने भी हो गए थे। युद्ध में विशालकाय घातक आकृतियों का झुंड घोर दहशत पैदा कर सकता है, जबकि छोटी आकृतियां उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव बना सकती हैं। माइकल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, इसे इस्तेमाल करना मजेदार होगा। पर्पल के विकास के साथ ही माइकल के विकास का सिलसिला समाप्त हो गया। अगर वह किसी और मरे हुए प्राणी को विकसित करना चाहता तो उसे कुछ और घंटे इंतजार करना पड़ता, यह मानते हुए कि उसके पास समय भी है। पहले बार अनडेड समनिंग का इस्तेमाल करने से माइकल अभी भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था और वह आराम करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। और उसने ठीक वैसा ही किया। अपने सभी मरे हुए साथियों को वापस पाताल लोक में रखकर वह पहले से कहीं अधिक तेज गति से रवाना हुआ और उस शिविर स्थल की ओर तेजी से भागा जहां उसके सोए हुए साथी विश्राम कर रहे थे। जब वह पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। लिया और ड्राइवर अपने टेंट में सो रहे थे। उसके 4 कवचधारी मरे हुए और कभी भी पहरा दे रहे थे। मंद प्रकाश में उनके विशाल शरीर गतिहीन थे। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ था। यह अच्छी खबर थी। अब और देर न करते हुए माइकल अपने तंबू में चला गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अंततः थकान को हावी होने दिया। कुछ घंटों बाद हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। अब वातावरण थोड़ा अधिक खुशनुमा हो गया था। माइकल उठकर बैठ गया और थोड़ा अंगड़ाई ली। उसका दिमाग शांत था और शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन यह आराम की वजह से नहीं था। सच तो यह है कि वह सोया ही नहीं था, बल्कि वह एक अजीब गतिहीन अवस्था में था। एक ऐसी अवस्था जिसमें वह अपनी इच्छा से अपने शरीर की गतिविधि को चालू और बंद कर सकता था। आराम करने से उन्हें बेहतर महसूस नहीं हुआ। यह उनकी अविश्वसनीय रिकवरी प्रणाली थी। जैसे ही माइकल अपने तंबू से बाहर निकला, उसने तुरंत हलचल देखी। लिया और ड्राइवर तीनों जाग रहे थे। उसे देखकर वे सब रुक गए। मेरे स्वामी, ने सबसे पहले अभिवादन किया और आदरपूर्वक सिर हिलाया। लिया ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। माइकल ने आकाश की ओर देखा। सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ चुका था, जिससे पूरे परिदृश्य पर हल्की रोशनी फैल रही थी। हालांकि उन्होंने रात भर बाहर डेरा डाला था, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह से सुरक्षा के लिए लिया गया था। इस दुनिया के लोगों के लिए अंधेरे में यात्रा करना जोखिम भरा था। अपनी यात्रा में केवल 3 घंटे शेष रहने के बावजूद वे अनावश्यक परेशानी मोल नहीं ले सकते थे। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए आगे बढ़ने का समय आ गया था। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। कल रात कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हालांकि उसे पता था कि जवाब क्या है, फिर भी माइकल ने अपनी भूमिका निभाने की जरूरत महसूस की। ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, आपके गार्ड पूरे समय निगरानी कर रहे थे। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। माइकल ने अपनी निगाहें और गार्डों की ओर घुमाई। वे अपनी जगह पर स्थिर, अविचलित और सतर्क खड़े रहे। अच्छा, माइकल ने सरलता से कहा। उनकी बात सुनकर समूह धीरे से सीधा हो गया और उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। बिना समय बर्बाद किए माइकल बोला, हम तुरंत निकलेंगे। गाड़ी तैयार करो। जी महाराज। कुछ ही मिनटों में समूह प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। माइकल गाड़ी की ओर बढ़ा, जबकि बाकी लोग अपने कैंपिंग के सामान का आखिरी हिस्सा स्टोरेज कंपार्टमेंट में रखने का काम पूरा कर रहे थे। अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें केवल 3 घंटे और लगे, और तब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां उनका क्या इंतजार कर रहा है। गाड़ी में अकेले बैठे माइकल ने हंटर गिल्ड से प्राप्त नक्शा निकाला और उसका अध्ययन किया। क्योंकि यह सिर्फ एक नक्शा था, इसलिए इसे समझने के लिए उसे किसी भाषा की जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। भाषा संबंधी समस्याओं की बात करें तो अवेक न होने के नाते मिलने वाली अनुवाद सुविधा के बिना भी वह कुछ स्थानीय शब्दों को पहचानने लगा था। उसका उच्चारण भी सुधर गया था। इस रफ्तार से उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 सप्ताह के भीतर उनके भाषण में अपरिचितता का केवल एक हल्का सा निशान ही रह जाएगा, जिसे वे तुरंत बदल नहीं सकते थे। आखिरकार वह एक विदेशी था। माइकल ने नक्शे पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया। पिछले दिन की यात्रा के कारण अब वह रास्तों को पहचान सकता था। अगर वह चाहता तो बूढ़े ड्राइवर की मदद के बिना भी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकता था, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और न ही इस समूह को पीछे छोड़ने की उनकी कोई योजना थी। जिस रिसेप्शनिस्ट ने उसे नक्शा दिया था, उसके अनुसार चिन्हित स्थान केवल डाकुओं के शिविर का संदिग्ध स्थल था। हालांकि लाल घेरा गांव को चिन्हित करने वाले प्रतीक चिन्ह के करीब था, जो उसका वास्तविक गंतव्य था। यह स्पष्ट था कि हंटर गिल्ड का लक्ष्य गांव नहीं बल्कि आसपास का क्षेत्र था। विशाल लाल वृत्त ही केंद्र बिंदु था। सच कहूं तो हालांकि माइकल को ठीक से पता नहीं था कि हंटर गिल्ड कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका मानना था कि उनके पास ऐसे लोग थे जो एक साधारण डाकू समूह से आसानी से निपट सकते थे। राज्य के मामले में भी यही बात लागू होनी चाहिए। हालांकि ये संभव था कि ऐसे व्यक्तियों के पास निपटने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मामले हों। ऐसा नहीं है कि डाकुओं के एक समूह को खत्म करना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई सेना से उस काम को संभालने की उम्मीद नहीं करेगा जिसे पुलिस संभाल सकती है।
अगर हंटर गिल्ड को डाकुओं के बारे में पता था तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि राज्य को इसके बारे में पता न हो। इन सब बातों के कारण माइकल को यह विश्वास हो गया कि वह बड़ा लाल घेरा केवल एक संदिग्ध स्थान नहीं था बल्कि वास्तव में शिविर स्थल था। अगर यह महज एक संदेह होता तो नक्शे पर कई चिन्हित स्थान होते। आखिरकार डाकुओं ने केवल इसी रास्ते से हमला नहीं किया था। हालांकि माइकल को यह भी लगा कि डाकुओं वास्तविक अपराधियों के लिए इतनी खुली जगह में अड्डा बनाना समझ में नहीं आता। यह उनका हालिया शिविर स्थल होना चाहिए जिससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ ही देर में गाड़ी फिर से चलने लगी। चालक ने प्रस्थान से पहले घोड़ों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए समय निकाला था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे शेष यात्रा के लिए अच्छी स्थिति में हैं। एस और लिया ड्राइवर के विपरीत दिशाओं में बैठे थे, उनकी निगाहें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। माइकल गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, नक्शे का अध्ययन करता रहा, लेकिन उसके विचार बदल गए थे। 3 घंटे और बस यही एक चीज थी जो उन्हें उनके गंतव्य से अलग करती थी। अब तक का सफर शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन ये किसी भी क्षण बदल सकता है। क्या डाकू अभी भी इलाके में मौजूद थे या नहीं, इन सवालों का जवाब केवल समय ही दे सकता था। फिलहाल वह बस इंतजार करता रहा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। माइकल ने नक्शे को कई बार देख लिया था और रास्ते व भूभाग को अच्छी तरह याद कर लिया था। अब समय बिताने के लिए ध्यान करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नियंत्रित शांति की अवस्था में डूब गया। ये सच्ची नींद नहीं थी, बस एक ऐसी जागरूकता थी जो भीतर की ओर केंद्रित थी, जहां उनका दिमाग तेज बना रहता था और उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पुनः भर जाती थी। फिर एक आवाज ने उसे उस स्थिति से बाहर निकाल दिया। मालिक, ड्राइवर ने विनम्रतापूर्वक लेकिन स्थिर स्वर में कहा, हम लगभग आधे घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। माइकल की आंखें अचानक खुल गईं। अंत में अपने धैर्य के बावजूद वह इतनी देर तक एक ही जगह पर बैठे बैठे उब गया था। वे जितनी जल्दी पहुंचे उतना ही अच्छा है। थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए उसने पर्दे को एक तरफ हटाया और बाहर की ओर देखा। सड़क पहले जैसी ही थी, शांत, सुनसान, पेड़ों से घिरी हुई। लेकिन उन पेड़ों के पार उसे दूर से चिमनियों से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं दिखाई दे रहा था। गांव पास ही था, बस 30 मिनट और यह उबाऊ यात्रा खत्म हो जाएगी। यह विचार अधूरा ही रह गया। अचानक वातावरण में दबाव का संचार हुआ। माइकल के चेहरे पर उदासी छा गई। ड्राइवर के पास लगाम खींचने का भी मुश्किल से समय था कि वाह, एक तीर हवा में तेजी से आया और गाड़ी के लकड़ी के ढांचे में जा लगा। एक पल बाद पेड़ों से कुछ आकृतियां उभरी। फटे पुराने कवच पहने, साधारण हथियार लिए हुए पुरुष, जिनके चेहरे कपड़े के मुखौटे से ढके हुए थे। डाकू। माइकल ने अपनी जीभ चिटकाए। उन्हें उम्मीद थी कि अंततः उन्हें इनसे निपटना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह नहीं। उस क्षण माइकल को केवल खुशी का ही एहसास हुआ। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे उम्मीद थी कि डाकुओं को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। यह भी संभव था कि उसे कुछ भी न मिले, कि वे पहले ही कहीं और चले गए हों। लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि वे खुद उसके पास आए थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये पूरी तरह से एक अलग डाकू समूह था, यह विचार माइकल के मन में आया था। लेकिन अगर ऐसा होता तो इसका मतलब केवल ये होता कि यह राज्य उसके अनुमान से कहीं अधिक भ्रष्ट था। स्थिति से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद माइकल ने तुरंत अपने 4 मरे हुए साथियों को एक मानसिक आदेश भेजा। सबसे पहले उन्हें ड्राइवर एस और लिया की रक्षा करनी थी। दूसरा, अगर वे कुछ डाकुओं को जीवित छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं तो उन्हें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। डाकुओं ने जान से मारने के इरादे से हमला किया था, इसलिए माइकल को भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। रिसेप्शनिस्ट ने डाकुओं से निपटने के बदले अतिरिक्त इनाम का संकेत दिया था, जिसे माइकल ने उन्हें लूटने की अनुमति समझ लिया। अगर वह पूरे गिरोह को खत्म कर देता है और सच में वे सभी थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे खुद उनके खजाने की तलाश करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को जिंदा छोड़ना बेहतर था, लूट और सबूत दोनों के लिए। हालांकि इससे पहले कि उसके 4 कवचधारी मरे हुए सैनिक, जिनकी पहचान गुप्त रखी गई थी, हिल पाते, डाकुओं में से एक ने बात की। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी कीमती चीजें नीचे रख दो, डाकू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज कर्कश और आत्मविश्वास से भरी थी। उसने अपना धनुष थोड़ा ऊपर उठाया। चेतावनी के तीर से उसकी डोर अभी भी कांप रही थी। विरोध करो और दूसरा तीर चुकेगा नहीं। अन्य डाकू खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ ने अपने हथियार और कसकर पकड़ लिए तो कुछ बेचैनी से इधर उधर हिलने लगे। वे ऐसा पहले भी अनगिनत बार कर चुके थे। उनके लिए यह एक नियमित प्रक्रिया थी। अधिकांश यात्रियों ने पहले तो प्रतिरोध किया, चाहे स्वाभिमान के कारण, हताशा के कारण या सरासर मूर्खता के कारण। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो अधिकांश टूट गए। जो मजबूत थे वे लंबे समय तक डटे रहे, संघर्ष करते रहे या बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में उनकी भी एक सीमा होती है। कुछ लोग अंततः अपनी कुछ कीमती वस्तुएं सौंप देते थे, या तो इसलिए कि वे विरोध करने में असमर्थ थे या फिर संख्या में कम होने के कारण। और डाकू अपनी क्रूरता के बावजूद पूरी तरह मूर्ख नहीं थे। यदि कोई शिकार बलवान होता तो उसके लिए बहुत से आदमियों को खोना उचित नहीं होता। वे जितना हो सके उतना लेकर निकल जाते, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अगले दिन फिर लूटपाट करने के लिए जीवित रहें। हालांकि ये केवल ताकतवर लोगों के लिए था। कमजोरों के पास कोई विकल्प नहीं था। डाकुओं ने उनसे सब कुछ छीन लिया, पैसा, हथियार, सामान, कभी कभी तो उनकी जान भी। और इस बार डाकू कोई मजाक नहीं कर रहे थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। माइकल की निगाहें चारों ओर घूमी और उसने उनकी संख्या का जायजा लिया। उनकी संख्या उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। एक सामान्य खोज दल के लिए ये संख्या बहुत ज्यादा थी। तो क्या यही उनका पूरा समूह था? अब समझ में आ रहा था कि उसने पहले यही क्यों मान लिया था कि यही उनका पूरा शिविर है। उनकी संख्या कम नहीं थी, लेकिन माइकल को डर नहीं लगा। इसके बजाय उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
माइकल ने उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई और अपने मरे हुए सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कवचधारी 4 आकृतियां आगे बढ़ीं, सुबह की रोशनी में उनके विशालकाय शरीर लंबी छायाएं बना रहे थे। डाकू हिचकिचाए, हालांकि उन्हें अपनी संख्या पर भरोसा था, लेकिन इन तथाकथित रक्षकों की मौजूदगी ने उन्हें बेचैन कर दिया। उनके बारे में कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी वे इससे पहले दर्जनों धनी व्यापारियों पर छापा मार चुके थे। ये शायद महज महंगे भाड़े के सैनिक थे जिनसे वे भारी बल प्रयोग करके निपट सकते थे। इन्हें मार डालो, डाकुओं में से एक ने अपनी तलवार उठाते हुए गरज कर कहा। वह उनका आखिरी आदेश था। पास खड़ा मरे हुए और कितनी तेजी से भागा कि वह धुंधला सा लग रहा था, उसकी भारी कवच की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज। डाकू के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक विशाल कवचधारी मुक्का उसकी छाती पर जोर से लगा। दरार, उसकी पसलियां पल भर में चकनाचूर हो गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कई मीटर पीछे जा गिरा, जहां वह टूटी हुई गुड़िया की तरह ढेर हो गया। दूसरे डाकुओं को इस क्रूरता को समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि दूसरे मरे हुए प्राणी ने हमला कर दिया। दूसरे मरे हुए ओर्क ने अपने हथौड़े को एक बड़े चाप में घुमाया और जैसे ही हथियार टकराया, कुरकुरे, एक डाकू का सिर धंस गया और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बचे हुए डाकुओं में दहशत फैल गई। ये क्या बकवास है? उनमें से एक ने पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा। वे भाड़े के सैनिक नहीं हैं। दूसरे ने चिल्लाकर कहा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये साधारण योद्धा नहीं थे। कवचधारी मरे हुए लोग अथक कुशलता से आगे बढ़ रहे थे। उनके हथौड़े अमानवीय बल से जमीन पर प्रहार कर रहे थे। हड्डियां टूट रही थीं, शरीर हवा में उड़ रहे थे और जमीन जल्द ही खून से लाल हो गई। माइकल ने लगभग एक उंगली भी नहीं उठाई। वह बस देखता रहा। एक डाकू, जो स्पष्ट रूप से अन्य डाकुओं से अधिक अनुभवी था, पीछे हटने की कोशिश करने लगा। वह जंगल में भागने की उम्मीद में घूम गया। तभी एक मरे हुए प्राणी ने उसका गला पकड़ लिया। डाकू ने छटपटाया, बेतहाशा लात मारी, लेकिन लोहे की पकड़ अटूट थी। इसी समय माइकल गाड़ी से बाहर निकला। बचे हुए डाकू या तो मर चुके थे, बेहोश थे या दुबके हुए थे। उसकी निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसके मरे हुए साथी की पकड़ में छटपटा रहा था। तुम्हारा शिविर कहाँ है? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन डाकू को रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। डाकू की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, भागने का रास्ता तलाश रही थीं। उसके गले पर पकड़ और कस गई। बोलना, डाकू हौंकते हुए बोला। हम चट्टानों के पास छिपे हुए हैं, एक गुफा में। कसम से, माइकल ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर उसने इशारा किया। कुरकुरे, डाकू की गर्दन टूट गई और उसका शरीर बेजान हो गया। माइकल ने बचे हुए कुछ आखिरी लोगों की ओर रुख किया, जो घायल थे, घुटनों के बल बैठे थे और डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। मुझे वहां ले चलो, उसने आदेश दिया। अगर डाकू समझदार होते तो वे बात मान लेते, अगर नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी बात न मानना कितनी बड़ी गलती थी। एस और लिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पहले से ही माइकल के मजबूत होने का शक था, जिस तरह से वह खुद को संभालता था, यहां तक कि घात लगाकर किए गए हमले के दौरान भी उसका संयम। लेकिन यह तो बिल्कुल ही अलग बात थी। अनुभवी यात्री जिसने कई भयानक दृश्य देखे थे, ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। लगाम पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा था कि वह युवक रईस भी पैसों से लबालब एक और साहसी यात्री होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुरक्षा के लिए पहरेदार होंगे। लेकिन वे गार्ड नहीं थे, और माइकल महज एक और साहसी व्यक्ति नहीं था, वह बिल्कुल ही अलग इंसान था। माइकल उनकी बातों से अनभिज्ञ या शायद उनमें रुचि न रखते हुए अपनी निगाहें बचे हुए डाकुओं पर टिका दी। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं थे और उसकी आवाज दृढ़ थी। कदम। एस ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी और गाड़ी के किनारे को कसकर पकड़ लिया। साथ ही वह माइकल को विस्मय और बेचैनी के मिले जुले भाव से देख रहा था। लिया चुप रही, लेकिन एस की तरह ही उसे भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। आमतौर पर बातूनी रहने वाला ड्राइवर आज चुप रहा। लगाम पर उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए थे। माइकल उनकी ओर मुड़ा। यहीं रुको, मेरे 2 गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस तरह से उसने यह बात कही, उससे स्पष्ट हो गया कि यह कोई अनुरोध नहीं था। एस ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। हाँ, शायद यही बेहतर है। कवचधारी मरे हुए लोगों को देखती हुई लिया बोली, सावधान रहो। माइकल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं करूंगा। इतना कहकर उसने इशारा किया और 2 मरे हुए लोग पीछे हट गए और गाड़ी के पास खड़े हो गए। इसके बाद माइकल डाकुओं की ओर मुड़ा। बचे हुए डाकू, जो मुश्किल से खड़े थे, माइकल की ओर ध्यान दिए जाने पर सहम गए। आगे चलो, उसने आदेश दिया। उनमें से एक, जिसका चेहरा पसीने से तर था, आगे बढ़ने से पहले हिचकिचाया। इधर, उद्धरण चिन्ह। माइकल बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। उसके बचे हुए 2 मरे हुए साथी उसके अगल बगल चल रहे थे। एक पल के बाद एस ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसे अब एहसास हुआ कि वह अपनी सांस रोके हुए था। मुझे पता था कि वह ताकतवर है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन क्या सिर्फ वही है? लिया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे डाकू माइकल को जंगल में और अंदर ले जाते गए, माहौल तनावपूर्ण होता गया। जो लोग बच गए थे, वे स्पष्ट रूप से सहमे हुए थे और अपने अगल बगल खड़े मृत शरीरों पर चोरी छिपे नजर डाल रहे थे। उनके कंधों पर भय का बोझ उन घावों से भी कहीं अधिक भारी था जो उन्हें लगे थे। दूसरी ओर माइकल उदासीन बना रहा। उसके विचार कहीं और थे। अगर डाकुओं ने सच कहा होता तो उनका शिविर चट्टानों के पास होना चाहिए था। गुफा में छिपना एक तर्कसंगत विकल्प था। ये प्राकृतिक सुरक्षा, आश्रय और चोरी के सामान को छिपाने की जगह प्रदान करता था। और अगर वे झूठ बोल रहे हों तो खैर, माइकल को अन्य तरीकों से सच्चाई जानने में कोई समस्या नहीं थी। कुछ मिनट चलने के बाद जंगल खुलकर एक चट्टानी भूभाग पर पहुंच गया। आधार के पास घनी झाड़ियों से आंशिक रूप से छिपा हुआ एक अंधेरा छेद था। माइकल रुक गया। तो बस यही है? उसने शांत स्वर में पूछा।
मुख्य डाकू, जिसने पहले बात की थी, ने मुश्किल से अपनी बात कही। जी, बाकी लोग अंदर होने चाहिए। माइकल ने प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। उसे भीतर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि डाकुओं को किसी तरह की परेशानी की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, माइकल ने अपनी निगाहें वापस अपने मरे हुए साथियों पर टिका दी। उसने आदेश दिया, अंदर मौजूद सभी को मार डालो। कवचधारी दोनों आकृतियां जरा भी नहीं हिचकिचाईं। मृत्यु की परछाइयों की तरह वे अपने हथियार तैयार करके गुफा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थीं। मुख्य डाकू का चेहरा पीला पड़ गया। रुकिए, आप समझते नहीं हैं, यहाँ तो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। माइकल ने अपनी उंगलियां झटकी और उसके सबसे करीब मौजूद मरे हुए प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। एक निर्मम और सटीक प्रहार, पलक झपकते ही डाकू की गर्दन टूट गई। बाकी लोग भय से जम गए। माइकल ने उनकी परवाह नहीं की। हजारों राक्षसों को मारने के बाद वह अपने आसपास के दृश्यों के प्रति सुन्न महसूस करने लगा था। शायद अगर इतनी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने में अधिक समय लगता तो भी इसका असर उस पर पड़ता, लेकिन जब इसमें मुश्किल से एक सप्ताह ही लगा तो इसका बोझ और भी भारी बदतर होता चला गया, जिससे वह इसका आदी हो गया और सुन्न पड़ गया। माइकल ने उन विचारों को एक तरफ रख दिया और गुफा पर ध्यान केंद्रित किया। चीख पुकार लगभग तुरंत ही शुरू हो गई। भीतर से दहशत भरी चीखें गूंज उठी, जिसके बाद युद्ध की भयावह आवाजें सुनाई दी। हथियारों की झड़प, पत्थरों से टकराते शरीरों की धीमी भारी आवाजें, उन पुरुषों की हताश चीखें जिन्होंने बहुत देर से यह महसूस किया कि उनके पास कोई मौका नहीं है। माइकल प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर बिना किसी भाव के देख रहा था। हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे मरे हुए लोग कुशल थे, निर्दयी। वे रुके नहीं, उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और उन्होंने दया नहीं दिखाई। कुछ पल बीत गए, फिर सन्नाटा छा गया। माइकल ने अपना ध्यान वापस गुफा के बाहर मौजूद डाकुओं की ओर मोड़ दिया। वे तुरंत जम गए। माइकल ने एक कदम आगे बढ़ाया। पास खड़ा डाकू सहम गया, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, मानो वह भागने वाला हो। फिर बिना किसी चेतावनी के माइकल हिलने लगा। उसकी मुट्ठी पहले डाकू की छाती पर भयानक प्रहार करती है, जिससे पसलियां चकनाचूर हो जाती हैं और वह हौंफने लगता है। सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और फिर वह जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरे को मुड़ने का भी मुश्किल से समय मिला था कि माइकल ने उसका गला जकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। डाकू ने अपनी पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर पटके और उसके पैर हवा में व्यर्थ कि इधर उधर हिलते रहे। माइकल ने दबाया, शरीर बेजान हो गया और उसने उसे नीचे गिरा दिया। बाकी लोग इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। माइकल ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उसने झपट्टा मारा और कोहनी से एक व्यक्ति की कनपटी पर वार किया, जिससे वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे को उसने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। उसकी उंगलियां डाकू की खोपड़ी में धंस गईं और फिर उसने उन्हें घुमाया। हड्डियां टूट गईं और शरीर ढेर हो गया। अंत में जो एक व्यक्ति खड़ा रह गया था, वह एक जड़ से टकराकर गिर पड़ा और पसीने से तरबतर चेहरे के साथ हाथों और घुटनों के बल वापस रेंगने लगा। माइकल उसके सामने रुक गया और नीचे देखने लगा। डाकू की सांसें छोटी छोटी और घबराहट भरी थीं। उसने अपना मुंह खोला, शायद भीख मांगने के लिए, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। माइकल ने अपना सिर झुकाया, लेकिन फिर उसने आह भरी, अगर मैं तुम्हें जिंदा रखना भी चाहूं तो भी नहीं रख सकता। डाकू की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। माइकल ने हमला किया, एक निर्णायक प्रहार। शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। फिर सन्नाटा छा गया। तब क्वेस्ट पूरी हुई। प्रदर्शन का मूल्यांकन। यही कारण था कि माइकल ने आखिरी डाकू को मारने से पहले कुछ देर के लिए विराम लिया था। शुरू में उसने उनमें से कुछ को जिंदा रखने पर विचार किया था, अपने काम के लिए सबूत के तौर पर, ताकि गिल्ड में उसका काम जल्दी हो सके। लेकिन उसकी खोज के इरादे कुछ और ही थे। डाकुओं के गिरोह को वश में करने के कई तरीके थे, हालांकि उन सभी को मार डालना ही सबसे कारगर तरीका था, या यूं कहें कि यही एकमात्र स्वीकार्य तरीका है। माइकल ने गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों से खून का एक छोटा सा धब्बा पोंछा और फिर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। अब बस यही देखना बाकी था कि डाकू अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। लाशों की तरफ एक नजर भी डाले बिना माइकल अंधेरे में कदम रख दिया। माइकल अंदर चला गया। गुफा लाशों से भरी पड़ी थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खून के धब्बे फैले हुए थे और हवा में मौत की दुर्गंध फैली हुई थी। दूसरे छोर पर उसके मरे हुए सैनिक बेजान खड़े थे। माइकल ने गुफा का जायजा लिया। अचानक उसकी नजर दीवार से सटे हुए बड़े बड़े बक्सों पर पड़ी। लूट। माइकल को आखिरकार पहली बार कुछ महसूस हुआ, उत्तेजना। वह झटपट चलकर वहां पहुंचा। माइकल नीचे झुका और पास के एक सीने पर हाथ रखा। ये भारी था, लोहे से मजबूत बनाया गया था और ताले के आसपास की खरोचों को देखकर लगता था कि इसे एक से अधिक बार जबरदस्ती खोला गया था। उसने बड़ी आसानी से उसे खोल दिया। अंदर मंद रोशनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। चांदी और तांबे से भरी थैलियां कच्चे रत्नों के बगल में रखी थीं। कुछ हथियार बेतरतीब ढंग से अंदर पड़े थे, हालांकि उनमें से कोई भी उल्लेखनीय नहीं लग रहा था। माइकल अगले संदूक की ओर बढ़ा। इसमें पीड़ितों से लूटी गई सामग्री, सूखा राशन, पानी की बोतलें और विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी चीजें शामिल थीं। माइकल ने हर संदूक की बारीकी से जांच की। अधिकांश संदूकों में कीमती सामान थे, सोना, चांदी, हथियार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वास्तव में दुर्लभ हो। फिर भी इसकी भारी मात्रा ने इसे सार्थक बना दिया। इतनी मात्रा में सोना मिलने का मतलब था कि डाकू लंबे समय से सक्रिय थे और बिना किसी खास दखल के कारवां और व्यापारियों को लूट रहे थे। वह आखिरी संदूक की ओर बढ़ा। बाकी सबसे अलग, ये छोटा, अधिक मजबूत और मोटे लोहे के कुंडी से बंद होता था। यही बात इसे दिलचस्प बनाती थी। माइकल ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह ताला तोड़ पाता, एक सूचना दिखाई दी। लक्ष्य पूरा हुआ, डाकुओं को वश में करना। प्रदर्शन मूल्यांकन उत्कृष्ट, बोनस पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी बीच गाड़ी में वापस आकर एस बेचैनी से बार बार जंगल की ओर देख रहा था।
वह काफी देर से गायब है। लिया पीछे झुक गई। वह और उसके अंगरक्षक कितने मजबूत हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एस ने सिर हिलाया लेकिन वह आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसने अपनी उंगलियों को अपने घुटने पर थपथपाया और अंत में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में कुलीन है? लिया की निगाहें उस पर टिक गईं। एक पल चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, अगर वह है भी तो वह इसे अच्छी तरह से छुपाता है। लगाम को कसकर पकड़े हुए चालक ने उपहास किया लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक हो या न हो, वह खतरनाक है। एस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरा इंसान है। ड्राइवर ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बुरा किसे कहते हैं। एस चुप हो गया। उनके आसपास का वातावरण फिर से भारी हो गया। कुछ क्षण बाद लिया ने धीमी आवाज में कहा, चाहे वह कुलीन हो या न हो, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वह अब तक देखे गए किसी भी कुलीन से अधिक शक्तिशाली है। एस ने अपनी आस्तीन कसकर पकड़ते हुए घबराकर निगल लिया। ये सच था और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिर वे किस मुसीबत में फंस गए थे? सिर्फ ऐसे ही ऐसा महसूस नहीं करता था, लिया और ड्राइवर को भी ऐसा ही महसूस हुआ, विशेषकर आसपास पड़े शवों को देखकर। उस कुलीन के दो रक्षकों के मन में चुपके से भाग जाने का विचार नहीं था। माइकल ने नोटिफिकेशन को कुछ देर तक घूरने के बाद उसे बंद कर दिया। बोनस रिवॉर्ड, वह बाद में इसकी जांच करेगा। इस समय उसका ध्यान बंद संदूक पर केंद्रित था। उसने लोहे की कुंडी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ताला मजबूत था लेकिन उसकी ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं था। एक तेज झटके के साथ धातु चरमरा उठी और फिर टूटकर बिखर गई। ढक्कन चरमराते हुए खुला। अंदर करीने से सजी कांच की शीशियों की कतारें मशाल की मंद रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। औषधियां। माइकल ने एक बोतल उठाते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके अंदर की सामग्री को देखने के लिए उसे ऊपर उठाया। अंदर का तरल पदार्थ गहरे लाल रंग का था, स्पष्ट रूप से एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि। वह इस प्रकार की औषधि से परिचित था और गहराई से छानबीन करने पर उसने पाया कि हर शीशी में एक ही चीज थी। उसमें न तो माना पोषण थे, न ही स्टेमिना बढ़ाने वाले पोषण, सिर्फ हेल्थ पोषण थे। माइकल ने उठाई गई औषधि को वापस संदूक में रख दिया। औषधियां कितनी मूल्यवान थीं, केवल उनके उपयोग के आधार पर ही माइकल का कहना था कि वे बेहद मूल्यवान थे। चाहे वह स्वास्थ्यवर्धक औषधि हो, ऊर्जावर्धक औषधि हो, सहनशक्तिवर्धक औषधि हो या कोई विशेष औषधि हो, उनके असाधारण प्रभावों के कारण कई लोग उन्हें पाने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन असली समस्या ये थी, मूल्य व्यक्तिपरक था। जो एक व्यक्ति के लिए अनमोल हो सकता है वही दूसरे के लिए अर्थहीन हो सकता है। इसी प्रकार जो एक स्थान पर मूल्यवान हो सकता है वह दूसरे स्थान पर सामान्य या बेकार हो सकता है। और अब माइकल खुद को उसी स्थिति में पा रहा था। इस भूमि में औषधियों का मूल्य कितना था? ऑरोरा में कोई व्यक्ति मात्र $500 में एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि प्राप्त कर सकता था। क्या वह महंगा था? एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, लेकिन इसके प्रभावों की तुलना में क्या यह वास्तव में सस्ता था? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सस्ता था, गंदगी सस्ता। हालांकि ऑरोरा की तुलना उत्पत्ति की भूमि से करना निरर्थक था, चाहे उत्पत्ति की भूमि कितनी भी असाधारण क्यों न हो। उनमें एक स्पष्ट अंतर था, या यूं कहें कि माइकल ने जो देखा था उसके अनुसार सबसे बड़ा अंतर उनकी तकनीकी स्तर में था। अपने सीमित ज्ञान के बावजूद माइकल जानता था कि औषधियां मुख्य रूप से जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, मूलतः पौधे। अगर कोई एक क्षेत्र था जहां अरोरा की तकनीक ने स्पष्ट प्रभाव डाला था तो वह भोजन था। उसकी दुनिया में दो प्रकार की खाद्य सामग्री होती थी। पहला प्रकार प्राकृतिक रूप से उगाया गया भोजन था, पारंपरिक खेतों या विशेष सुविधाओं में पाले गए फल, सब्जियां, अनाज और पशुधन। हालांकि वे अभी भी आम थे, लेकिन दूसरे प्रकार के कारण वे काफी हद तक दब गए थे। दूसरा प्रकार था कृत्रिम भोजन, पोषक तत्वों से भरपूर, प्रयोगशाला में तैयार किए गए ऐसे भोजन जिनका न्यूनतम संसाधनों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। ये प्राकृतिक स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों की नकल कर सकते हैं, जिससे वे अधिक कुशल और व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। ऑरोरा की कृत्रिम भोजन पर निर्भरता का मतलब था कि बड़े पैमाने पर खेती सीमित थी। कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को इसके बजाय उद्योग, अनुसंधान और शहरी विकास के लिए समर्पित कर दिया गया। इसका एक अनपेक्षित प्रभाव पड़ा। हालांकि प्राकृतिक भोजन उपलब्ध रहा, लेकिन विशिष्ट जलवायु, लंबे समय तक खेती या नाजुक देखभाल पर निर्भर रहने वाली सामग्रियां दुर्लभ हो गईं। और जड़ी बूटियां। अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियों के लिए समय, आदर्श परिस्थितियां और उचित देखभाल की आवश्यकता होती थी। ये वो चीजें थी जिन्हें अरोरा ने कार्यकुशलता के पक्ष में बहुत पहले ही त्याग दिया था। भले ही कुछ स्थानों पर इनकी खेती अभी भी होती हो, लेकिन इस दुनिया में अधिकांश औषधियों की मांग बहुत कम थी। इसी वजह से औषधियों को उनकी प्रभावशीलता के बावजूद अरोरा में एक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन यहाँ माइकल ने स्वास्थ्यवर्धक औषधियों से भरे संदूक पर एक नजर डाली। ऐसी दुनिया में जहां लोग तलवारों और जादू पर निर्भर थे, वहां ये चीजें कितनी मूल्यवान थीं। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसे सच्चाई का एहसास होने लगा। ये औषधियां बहुत कीमती हो सकती हैं। हालांकि माइकल के विचार बस यहीं तक सीमित थे। इन औषधियों का स्रोत चाहे जो भी हो, अब इनका कोई मालिक नहीं था, और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, लूटपाट। माइकल ने हाथ के एक इशारे से सभी बक्सों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। तभी उसने अपना ध्यान वापस अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित किया। पहले की तरह ही ये खूनी था, लेकिन इस दृश्य ने उसे विचलित नहीं किया। इसके बजाय उसके विचार डाकुओं के शवों की ओर चले गए। उसे इनका क्या करना चाहिए? वो शवों को वैसे ही छोड़ सकता था, लेकिन यह विचार उसे असहज कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कचरा फैला रहे हों। अंत में माइकल ने उन्हें जलाने का फैसला किया। पहले तो उसने अपनी एसिड क्षमता का उपयोग करके शवों को पिघलाने पर विचार किया, लेकिन उसने तुरंत ही इस विचार को त्याग दिया। इसके परिणामस्वरूप होने वाली भयानक दुर्गंध के अलावा उसे एहसास हुआ कि वह खुद को कई शवों को गलाते हुए देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
ये कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाला लगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें जलाना बहुत बेहतर था, लेकिन कम से कम आंखों के लिए यह अधिक आरामदायक था। अपना निर्णय लेने के बाद माइकल तुरंत काम पर लग गया। सबसे पहले उसने एक अग्नितांत्रिक को बुलाया। वह लिली नहीं थी। माइकल के पास कुल 5 महिला और शमन थी, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग मौलिक संबद्धता थी। 2 लोग अग्नि विद्या में निपुण थे, जबकि अन्य वायु, जल और पृथ्वी विद्या में विशेषज्ञ थे। अग्निशमनों में से एक लिली थी, सबसे शक्तिशाली और जिसे वह पहचानता था। दूसरा, पहले उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए नहीं कि वह नाम की हकदार नहीं थी, बल्कि इसलिए कि जब उसे पहली बार अधोलोक में प्रवेश करने की क्षमता मिली थी, तब माइकल आलसी था और उसके पास कोई विचार भी नहीं थे। अब परिस्थिति अलग होने के कारण वह उसे स्वतंत्र रूप से बुला सकता था, लेकिन उसका नाम अभी भी अज्ञात है। क्यों? माइकल अब भी आलसी था। माइकल ने केवल अग्नितांत्रिक को ही नहीं बुलाया था, उन्होंने पृथ्वी के शमन को भी बुलाया। ये भी अग्नितांत्रिक की तरह नाम था, लेकिन माइकल के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कम से कम अभी तो नहीं। जब तक उनमें कुछ खास बात न हो या उसका मूड कुछ और ही तय न करे, जब तक वह उनमें अंतर कर सकता था, वह संतुष्ट था। दोनों जादूगरों की उपस्थिति में माइकल ने अपना ध्यान कवच पहने हुए अपने 2 नरोर्क्स पर केंद्रित किया। वे थोड़ी दूरी पर खड़े थे। जैसे ही माइकल धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुआ, उसने उन्हें एक मानसिक आदेश भेजा और दोनों तांत्रिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने 2 अलग अलग निर्देश दिए। लाशों को बाहर ढेर कर दो, वह पहला मौका था, और दूसरा, जाओ और उन पहले डाकुओं के शव ले आओ जिन्हें हमने मारा था। अगर यह कुछ दिन पहले की बात होती तो मरे हुओं के लिए यह एक कठिन और भ्रमित करने वाला आदेश हो सकता था, लेकिन हालात बदल गए थे। माइकल का अनुमान था कि उसके ज्यादातर मरे हुए लोगों की सोचने की क्षमता अब 7 से 10 साल के बच्चे जितनी थी। फिर भी वे बोल नहीं पा रहे थे, जिससे वह हैरान हो गया। वे आवाजें निकाल सकते थे, घुरघुराहट, गुर्राहट, यहाँ तक कि कुछ समझ से परे आवाजें भी, तो वे शब्द क्यों नहीं बना सकते थे? माइकल गुफा से बाहर निकला और दोनों तांत्रिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोपहर का सूरज आसमान में काफी ऊपर था, जिससे पथरीले इलाके पर तीखी छाया पड़ रही थी। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। उसके कवचधारी ऑर्क्स ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। जल्द ही गुफा के बाहर खुले मैदान के पास लाशों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अन्य मरे हुए प्राणी क्षणिक रूप से प्रकट होते थे और हर बार एक नई लाश के साथ लौटते थे। ये तेजी से और कुशलता से काम करता था, तेजी से गायब होता और फिर से प्रकट होता था। कुछ ही क्षणों में कार्य पूरा हो गया। माइकल ने लाशों के बढ़ते ढेर पर आखिरी नजर डाली। वे बहुत सारे थे। पहला, उसने धरती के शमन को शवों के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदने का आदेश दिया। अमर पृथ्वी तांत्रिक ने बिना किसी झिझक के तुरंत कार्रवाई की। पृथ्वी की देवी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और इसके जवाब में धरती कांप उठी। मिट्टी के चटकने और खिसकने से खुले मैदान में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। माइकल ने देखा कि पृथ्वी की जादूगरनी एकाग्र हो रही थी और उसका जादू धरती में समा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद जमीन अंदर की ओर धंस गई, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं हुई। शमन को सावधानीपूर्वक मिट्टी हटाने में समय लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि गड्ढा इतनी गहराई और चौड़ाई का हो कि उसमें इतनी बड़ी संख्या में शव समा सके। कवचधारी ऑर्क्स चुपचाप खड़े रहे। माइकल ने छेद का मुआयना करने के लिए कुछ क्षण लिए। ये कम से कम 10 फीट गहरा था और इतना चौड़ा था कि इसमें पूरा ढेर आराम से समा सकता था और जगह भी बच जाती। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, उसने बुदबुदाया। अब बारी थी अगले चरण की। उसने अग्नितांत्रिक की ओर मुड़कर कहा, इन्हें जला दो। बिना किसी झिझक के तांत्रिक ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी हथेलियों से ज्वालाएं निकलने लगीं। जैसे ही आग लाशों के ढेर की ओर बढ़ी, खुले मैदान में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। सूखे खून और कपड़ों में तुरंत आग लग गई और कुछ ही सेकंड में पूरा ढेर आग की लपटों में गिर गया। आकाश में घना तीखा धुआं उठ रहा था। जलते हुए मांस की दुर्गंध हवा में फैल गई, लेकिन माइकल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसके मरे हुए सैनिकों ने भी उस गंध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे ऐसा नहीं कर सके। उसने कुछ देर तक आग को देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह इतनी तेज जल रही हो कि शव राख में बदल जाए। यह एकदम सही नहीं होगा। हड्डियां और जले हुए अवशेष अभी भी बचे रहेंगे, लेकिन ये लाशों को सड़ने देने से बेहतर था। माइकल ने मुड़ने से पहले आग की लिपटों पर आखिरी नजर डाली। तारांकन 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 तारांकन। लिया गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। उसकी निगाहें उस रास्ते पर टिकी हुई थी जिस पर माइकल पहले चला था। एस गाड़ी के दूसरी तरफ बैठा था और अपने जूते के पास पड़े एक छोटे से पत्थर को यूं ही लात मार रहा था। तुम्हें क्या लगता है उसे कितना समय लगेगा? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। ये निर्भर करता है। डाकुओं ने जाल बिछा रखे होंगे, उनके कुछ छिपे हुए साथी होंगे, या शायद उसने बस। अचानक हुई हलचल ने उसे रोक दिया। उनकी नजरों के सामने कुछ या कोई अचानक प्रकट हुआ। ये बहुत तेज था, अमानवीय रूप से तेज। एस की सांस अटक गई। क्या तुमने वो देखा? आमतौर पर शांत रहने वाला ड्राइवर लगाम को कसकर पकड़े हुए था। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। ये सब क्या हो रहा है? लिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पैनी नजर ने पूरे इलाके का जायजा लिया, हलचल के किसी भी बचे हुए निशान की तलाश में। फिर उसकी नजर किसी चीज पर टिक गई। एक लापता शव। डाकुओं में से एक का शव गायब हो गया था। उसने एस की ओर मुड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, बताओ तुमने वह देखा? एस ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने किया। ड्राइवर ने गहरी सांस छोड़ी। उसने बस शव को उठा लिया। लिया ने तुरंत जवाब दिया। उसने यूं ही उसे ले लिया। वह एक प्रेत की तरह चला गया। वे सब चुप हो गए। हर कोई अपने द्वारा देखी गई घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। एस ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह चीज नहीं, वह व्यक्ति, वह उसके गार्डों में से एक था। लिया ने उसकी ओर तेजी से मुड़कर कहा, जाहिर सी बात है।
फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई उस मनहूस इलाके से निकल जाना चाहता था। इस तरह वे सभी देखते रहे कि माइकल नाम का एक अमर प्राणी आता और जाता, हर बार एक लाश लेकर जाता, जब तक कि वह फिर कभी नहीं आया। उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि इसका कारण शव का न होना था। लाशों का निपटारा हो जाने के बाद माइकल ने तांत्रिकों को वापस पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन कवचधारी ओर्क्स वहीं मौजूद रहे। उसने उन पर एक नजर डाली। उनके विशालकाय शरीर मूर्तियों की तरह चुपचाप खड़े थे। दोपहर के सूरज में उनके कवच चमक रहे थे। संतुष्ट होकर वह गाड़ी की ओर चल पड़ा। जब उन्होंने उसे पास आते देखा तो लिया ऐसा और ड्राइवर चौंक गए। उनकी निगाहें उसके कपड़ों पर बिखरे खून पर टिक गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सतर्कता स्पष्ट थी। माइकल ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया। वह गाड़ी में चढ़ गया और आदेश देने से पहले अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। राजधानी लौट जाओ। चालक ने लगाम झटकने से पहले केवल एक सेकंड के लिए संकोच किया। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। घोड़ों के खुरों की लयबद्ध खड़खड़ाहट और गाड़ी की चरमराहट ने सन्नाटे को भर दिया। कुछ जगहों पर रुकते हुए यात्रा जारी रही। जब तक वे राजधानी पहुंचे, सूरज डूबने लगा था। शहर की विशाल दीवारें सामने दिखाई दे रही थी। द्वारों पर पहरेदार तैनात थे। प्रवेश के लिए कतार उम्मीद के मुताबिक लंबी थी। माइकल ने अपनी आंखें खोली और थोड़ा अंगड़ाई ली। राजधानी के पास पहुंचते ही उन्होंने कुछ पल रुककर उसका अवलोकन किया। जंगल की तुलना में ये जगह काफी जीवंत थी। लोग आते जाते रहते थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक गार्ड आगे बढ़ा और उनकी ओर देखने लगा। आने का उद्देश्य क्या है? गार्ड के बोलने का इंतजार किए बिना लिया ने माइकल द्वारा दिए गए टोकन को दिखा दिया। गार्ड ने उस पर मुश्किल से एक नजर डाली और उन्हें आगे जाने का इशारा कर दिया। अंदर प्रवेश करते ही शहर उनके सामने खुल गया। पत्थर की सड़कें, असंख्य इमारतें और सभ्यता की स्पष्ट गूंज। माइकल ने गहरी सांस ली और सब कुछ महसूस किया। वह वापस आ गया था। अब अगला कदम उठाने की योजना बनाने का समय आ गया था। जब गाड़ी सड़कों पर चल रही थी, माइकल ने गाड़ी के किनारे पर थपथपाते हुए कहा, कोई सराय ढूंढ लो। उसने ड्राइवर से कहा। उस आदमी ने सिर हिलाया और भीड़भाड़ वाली सड़कों से होते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। आखिरकार वे एक साधारण लेकिन साफ सुथरी दिखने वाली दुकान के सामने आकर रुके। माइकल सबसे पहले नीचे उतरा और अपने पैरों को फैलाया। उसने अपनी थैली में हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का निकालकर ड्राइवर की ओर उछाल दिया। बहुत बढ़िया काम किया, फिर मिलेंगे। चालक ने बड़ी सहजता से सिक्का पकड़ा और सिर हिलाया। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इतना कहकर उसने गाड़ी को घुमाया और दौड़ते हुए शाम की भीड़ में गायब हो गया। माइकल ने लिया और एस की ओर मुड़कर कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और मेरे लिए कुछ कपड़े ले आओ। उसने उन दोनों को खंडन करने का मौका नहीं दिया। वैसे भी वे कर नहीं सकते थे, और उन्हें एक सोने का सिक्का दिया जिसे देखकर वे दोनों ललचा गए। इससे पहले कि लिया और एस जा पाते, माइकल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी निशानी। लिया ने आह भरी लेकिन बिना शिकायत किए उसे वापस कर दिया। उसके मन का एक हिस्सा चाहता था कि माइकल सब कुछ भूल जाए। यहां तक कि एक मूर्ख भी इस टोकन की उपयोगिता को समझ सकता है। माइकल ने उसे लिया, उन्हें भगाया और सराय के अंदर चला गया। उसके थोड़े खून से लथपथ दिखने के कारण उसके प्रवेश से हंगामा मच गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सराय के मालिक को पैसे देने के बाद माइकल मालिक के नेतृत्व में अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में प्रवेश करते ही उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और बाथरूम में चला गया। माइकल अभी भी शहर के बाहरी इलाके में था। हालांकि उन्होंने शहर के भीतरी हिस्से में थोड़े समय के लिए ही समय बिताया था, लेकिन उन्हें बाहरी जिले का जीवंत वातावरण अधिक आरामदायक लगा। शायद यह ऊर्जा लगातार हलचल और शोर की था जिसने उसे उसकी मूल दुनिया की याद दिला दी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें शहर के भीतरी इलाके नापसंद थे। इसका शांत वातावरण और सौंदर्यपूर्ण परिवेश भी अपने आप में उतना ही आकर्षक था। अंततः उनकी कोई प्रबल प्राथमिकता नहीं थी। वह दोनों में से किसी भी जगह बिना किसी समस्या के रह सकता था। दोनों क्षेत्रों के प्रति उनकी भावनाओं में अंतर इतना मामूली था कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। जिस लकड़ी के टब में माइकल लेटा था, वह दिन भर में घटी सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अगर आप इंसानों के शव हासिल करने का मौका ही न दें, तो उन्हें मारना उतना संतोषजनक नहीं रह जाता, उसने मन ही मन बुदबुदाया। डाकुओं से उसे जो अनुभव अंक मिले थे, वे उम्मीद से कम थे। अगर वह इसकी तुलना उन राक्षसों से करे जिन्हें उसने पहले मारा था, तो ये दर एक जिनकी तुलना में केवल थोड़ी ही बेहतर थी। दर्जनों लोगों को मारने के बाद भी, जिनमें से अधिकतर उसके अपने हाथों से नहीं बल्कि उसके द्वारा मारे गए मरे हुए लोगों के हाथों मारे गए थे, उसे शायद ही कुछ हासिल हुआ था। उसके मरे हुए सैनिक, जो अब मूक संतरी की तरह सराय के बाहर खड़े थे, उनके संचित अनुभव में भी कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई। तो अगर डाकुओं के शव ही उनका सबसे मूल्यवान पहलू थे, तो उसने उन्हें क्यों नहीं उठाया? कारण सीधा साधा था, वे बहुत ही साधारण थे। उसके पास पहले से मौजूद 4 मानव मरे हुए प्राणी कम से कम नाइट प्रशिक्षु थे, जिनमें से प्रत्येक के पास किसी न किसी स्तर का कौशल था। इसके विपरीत डाकू कमजोर, अप्रशिक्षित और साधारण थे। इस दौरान कहीं न कहीं माइकल नखरे करने लगा था। शायद इसका कारण उनके अनुबंध की सीमित अवधि थी। पब फ्यूचर एड्स। मानव विकास का विचार उसे आकर्षित करता था, लेकिन उसे संदेह था कि इससे डाकुओं की साधारणता में कोई बदलाव आएगा। अगर उसे विकल्प दिया जाए, तो वह एक आम गुंडे की बजाय एक वृद्ध डॉक्टर को पुनर्जीवित करना पसंद करेगा। कम से कम एक डॉक्टर तो उपयोगी कौशल के साथ आया जिसे और बेहतर बनाया जा सकता था। एक डाकू से निपटना एक जोखिम भरा काम था, और यह जोखिम लेने लायक नहीं था। मानव विकास ने उन्हें नए कौशल प्रदान नहीं किए, बल्कि केवल शारीरिक शक्ति प्रदान की। भले ही उनमें बुद्धि बनी रहे और वे सीख सके, फिर भी इसमें समय लगेगा। दूसरी ओर पुनर्जीवित डॉक्टर शुरू से ही कुछ मूल्यवान योगदान दे सकता है। बेशक ये सिर्फ एक बहाना था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था। माइकल को बस एक डाकू के शव को बाद में पुनर्जीवित करने के लिए रखने का विचार पसंद नहीं था।
कम से कम ये खोज काफी फलदायी रही, उसने बुदबुदाते हुए कहा। भले ही इसका मतलब किसी संभावित शव को खोना था, उसने इसे नुकसान नहीं माना। हंटर गिल्ड से मिले मिशन को पूरा करने पर उसे 2500 अनुभव अंक मिले थे। इसके अलावा 2 दिनों से भी कम समय में काम पूरा करने के लिए मिली उत्कृष्ट रेटिंग ने उसे अतिरिक्त 1500 अंक दिला दिए थे। कुल 4000 अनुभव अंक। माइकल के लिए भी वह एक बड़ी रकम थी। डाकुओं को मारकर उसने जो मामूली रकम कमाई थी उससे कई गुना अधिक। मुझे हंटर गिल्ड के और भी काम पूरे करने होंगे, उसने सोचा। क्वेस्ट सिस्टम के साथ अगर मैं और भी काम लेकर उन्हें पूरा करूं, साथ ही शिकार से जो भी कमाऊं, उससे मैं जल्दी ही लेवल बढ़ा पाऊंगा और उसके बाद लेवल बढ़ना और भी तेज हो जाएगा। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हंटर गिल्ड अभी भी खुला है। उसने मन में ठान लिया कि काम खत्म होते ही वह वहां जाएगा। मुझे अपने हंटर लेवल को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कार्य भी करने चाहिए। इससे मुझे बेहतर मिशन तक पहुंच मिल सकेगी। यह एक चक्र था जो अपने आप में ही चलता रहता था, लेकिन अगर इसका मतलब और अधिक पुरस्कार मिलना था तो माइकल को कोई शिकायत नहीं थी। यही कारण था कि जागृतिवादियों को मूल भूमि से इतना प्रेम था। इसने उपहार दिए। जैसे ही माइकल टब से बाहर निकलने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रभु, बाहर से एक आवाज आई। माइकल ने इसे तुरंत पहचान लिया। एस और लिया, अंदर आओ, उसने कहा। कपड़े यहीं छोड़ दो और नीचे बार में मेरा इंतजार करो। जैसे ही दोनों अंदर आए, दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला। उन्होंने करीने से तह किए हुए कपड़े बिस्तर के बगल में रखी छोटी मेज पर रखे और फिर बिना कुछ कहे चले गए। माइकल ने नए कपड़े पहनने से पहले खुद को सुखाने में काफी समय लिया। सौभाग्यवश वे ठीक से फिट हो गए, हालांकि वे थोड़े ढीले थे। दोनों युवक ईमानदार प्रतीत हो रहे थे और कपड़ों का कपड़ा उच्च गुणवत्ता का था, उनकी अपेक्षा से बेहतर। हमेशा की तरह इतने साधारण पहनावे में भी वे शाही दिख रहे थे। हालांकि माइकल ने खुद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसने अपना सामान उठाया और बाहर निकलकर नीचे बार की ओर चल दिया। बार में प्रवेश करते ही माइकल ने एस और लिया को देख लिया। वे एक कोने की मेज पर बैठे थे। शोरगुल भरे ग्राहकों के बीच थोड़े बेमेल लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा, वे सीधे खड़े हो गए। बिना कुछ कहे माइकल ने अपने लिबादे में हाथ डाला और अपने पास बचे आखिरी चांदी के सिक्कों में से एक को निकालकर एस की ओर फेंक दिया। युवक ने सहज प्रवृत्ति से उसे पकड़ लिया। उस पैसे से तुम दोनों के लिए एक कमरा किराए पर ले लो, माइकल ने कहा। ऐसे एक पल के लिए झिझका। लिया की ओर देखकर उसने सिर हिलाया। समझ गया स्वामी, यहाँ का होटल भरा हुआ है, लिया ने सावधानी से कहा। हमें बाहर जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो जाओ, माइकल ने सरलता से उत्तर दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके भावों को समझना असंभव था। उन्हें उम्मीद थी कि वे माइकल की सेवा करेंगे, शायद उन्हें छोटे मोटे काम करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन यह भरोसे का ये स्तर उन्हें चौंका गया। दरअसल जब से उन्होंने उसकी सेवा करना शुरू किया था, तब से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। वे भागने की मूर्खता तो नहीं कर सकते थे, बेशक अगर वे भागना भी चाहते तो उन्हें यकीन नहीं था कि वे भाग पाएंगे या नहीं। फिर भी वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि माइकल उन पर इतना भरोसा क्यों करता था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनके बारे में चिंता करना अपने लिए छोटा समझता था, या इसलिए कि वह जानता था कि वे भागने की हिम्मत नहीं करेंगे। माइकल को उनके आंतरिक संघर्ष की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह इसके बारे में जानता ही नहीं था। दरअसल अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे भागे या रुके, इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अगर वे भागते तो वह उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाता। अगर वे रुके रहे तो कम से कम वे इतने समझदार तो थे कि यह पहचान सके कि उसके साथ रहना ही बेहतर विकल्प था। कम से कम उसके लिए काम करके वे एक ही समय में खा भी सकते थे और कमा भी सकते थे, भले ही उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की थी। बिना कुछ और कहे माइकल मुड़ गया और बार काउंटर की ओर चल पड़ा। एक पे, उसने कुछ तांबे के सिक्के नीचे रखते हुए कहा। घनी दाढ़ी वाले एक अधेड़ उम्र के बारटेंडर ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद उसके सामने गहरे रंग के तरल पदार्थ से भरा एक लकड़ी का मग रख दिया गया। माइकल ने एक घूंट लिया और गले में होने वाली जलन को शांत होने दिया। इसका स्वाद कड़वा था। अभी तक इसका स्वाद भी अजीब तरह से अच्छा था। माइकल के लिए यह एक विरोधाभासी स्वाद था। वह शराब पीने का आदी नहीं था, लेकिन आज रात उसका मन शराब पीने का हुआ। उसे इस बारे में जानने की उत्सुकता थी। एक लेना किसी न किसी तरह से उचित भी लगा। आज का दिन काफी फलदायी रहा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था। और भी मिशन पूरे करने थे, और भी अनुभव हासिल करना था, और भी शक्ति संचित करनी थी। जब वह वहां बैठा था, उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। ऐसा और लिया थोड़ी देर और वहीं रुके रहे, मानो माइकल के वापस बुलाने की उम्मीद कर रहे हों। लेकिन उसने नहीं बुलाया। वह पहले ही आगे बढ़ चुका था, अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए, एक उदासीन भाव से, स्पष्ट रूप से इस बात से बेपरवाह कि वे क्या सोच रहे थे। लिया ने अपने जबड़े भींच लिए, उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। उसके बगल में खड़ा एस बेचैनी से हिलने लगा। उन्हें नजरअंदाज किए जाने की आदत थी, लेकिन यह अलग था। ये किसी कुलीन व्यक्ति द्वारा नौकर को नजरअंदाज करने जैसी उदासीनता नहीं थी, ये कुछ और ही था। उसे सचमुच कोई परवाह नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि माइकल भले ही उनके साथ सख्ती बरतने की जहमत नहीं उठाता था, लेकिन वह उनकी उपस्थिति की सराहना करता था। वे उपयोगी साबित हुए थे और उनके लिए इतना ही काफी था। फिलहाल वे उनसे संतुष्ट थे। बेशक वे भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। उस स्थिति में अगली बार जब वह उन्हें देखेगा तो उन्हें दया की प्रार्थना करनी पड़ेगी। लिया ने एस की ओर देखा। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिमट गए थे। हमें चलना चाहिए। एस ने नाक से सांस छोड़ी और एक सख्त अंदाज में सिर हिलाया। बिना कुछ और कहे वे मुर्रे और सराय से बाहर निकल गए।
बाहर रात की हवा में ताजगी थी, जिसमें गीली लकड़ी और दूर से आती खाना पकाने की आग की हल्की सी खुशबू थी। शहर के बाहरी इलाके की सड़कें रात में बिल्कुल सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन वे दोनों जानते थे कि जरूरत पड़ने पर बिना किसी की नजर में आए कैसे निकलना है। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, फिर आखिरकार एस ने चुप्पी तोड़ी। आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? लिया चौंक गई। और आप नहीं हैं? एस ने आह भरी और ठंड से बचने के लिए अपनी बाहों को रगड़ा। हम जाएंगे कहाँ? समस्या यही थी। भागना एक समझदारी भरा विकल्प लग रहा था, लेकिन कहाँ? क्या वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहे हैं? और अगर उन्होंने शहर छोड़ने की कोशिश की तो वे जंगल में छिपे गई खतरों का आसान शिकार बन जाएंगे। एस ने गहरी सांस छोड़ी। वो तो हमें खतरा मानता ही नहीं। लिया ने सिर हिलाया। उन दोनों को किसी न किसी स्तर के नियंत्रण की उम्मीद थी, आदेश, धमकियां, शायद किसी प्रकार का जादुई बंधन भी। लेकिन माइकल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें आजादी दी। ये बहुत ही चिंताजनक था। तुम्हें लगता है कि उसे पता है कि हम भागेंगे नहीं? एस ने पूछा। लिया ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। मुझे नहीं लगता कि उसे इससे कोई फर्क पड़ता है। और यही बात माइकल को वास्तव में भयावह बनाती थी। जो व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि आप रुके या चले जाएं, वह इतना आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है कि उसके लिए यह मायने नहीं रखता। फिलहाल उनके पास एक चांदी का सिक्का था और पूरी रात उनके सामने थी। चलो, लिया ने बुदबुदाते हुए कहा। इससे पहले कि और देर हो जाए, हम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। एस ने सिर हिलाया और वे दोनों साथ में शहर में गायब हो गए। माइकल ने चुपचाप अपना पे समाप्त किया और खाली मग को धीमी सी आवाज के साथ नीचे रख दिया। बार में अब भी चहल पहल थी। नशे में धुत लोगों की हंसी और धीमी धीमी बातचीत की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसे वहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह खड़ा हुआ, अपना बाथरोब ठीक किया और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, ठंडी रात की हवा ने उसका स्वागत किया। उसके मरे हुए साथी उसका इंतजार कर रहे थे, सड़क की मंद रोशनी में बिना हिले डुले खड़े थे। सराय में आने वाले लोगों ने उनकी मौजूदगी पर शायद ही ध्यान दिया हो, लेकिन कभी कभार कोई राहगीर उनकी ओर सतर्कता भरी नजरें डालकर जल्दी से आगे बढ़ जाता था। माइकल ने लोगों की प्रतिक्रियाओं पर शायद ही ध्यान दिया। उसने हंटर गिल्ड की दिशा में एक नजर डाली। उसे यकीन नहीं था कि वह अभी भी खुला है या नहीं, लेकिन पता लगाने का केवल एक ही तरीका था। बिना कुछ कहे वह चलने लगा। उसके मरे हुए साथी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी हरकतें अजीब तरह से एक साथ तालमेल बिठा रही थीं। सड़कें पहले जितनी भीड़भाड़ वाली नहीं थीं, लेकिन खाली भी नहीं थीं। कुछ विक्रेताओं के स्टॉल अब भी खुले थे, जो देर रात तक घूमने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। भुने हुए मांस और बियर की खुशबू नम पत्थरों की महक के साथ घुल मिल रही थी। माइकल एक स्थिर गति से चल रहा था। उसके पीछे उसके मरे हुए साथी मूक परछाइयों की तरह चल रहे थे। वह एक मोड़ मुड़ा और एक संकरी गली में प्रवेश किया, जिसके दोनों ओर की इमारतें अंदर की ओर झुकी हुई थीं, जिससे पत्थर के रास्ते पर गहरी छाया पड़ रही थी। उसके मरे हुए साथी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चले गए। एक चूहा जमीन पर सरपट भागा और ईंटों के बीच बने एक छेद में गायब हो गया। माइकल ने इस पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। उसका ध्यान किसी और चीज पर था। पाताल लोक में लौट जाओ। जैसे ही उसने मौन आदेश दिया, उसके मरे हुए साथी कांप उठे। उनकी आकृतियां झिलमिला उठी, मानो वास्तविकता स्वयं उन्हें थामे रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। एक एक करके वे अंधकार के धुंध में विलीन हो उठी, शून्य में विलीन हो गई। जैसे ही आखिरी व्यक्ति गायब हुआ, ठंडी हवा का एक झोंका माइकल की त्वचा को छू गया। अब गली पहले से ज्यादा खाली और शांत लग रही थी। उनके चले जाने के बाद उसने अपना चोला ठीक किया और गली से बाहर निकलकर वापस मुख्य सड़क पर आ गया। हंटर गिल्ड अब ज्यादा दूर नहीं था। हंटर गिल्ड की इमारत बाहरी शहर की उन कुछ इमारतों में से एक थी जो रात में भी अलग से दिखाई देती थी। सूर्यास्त के बाद ज्यादातर प्रतिष्ठानों की तरह अपनी लालटेनें बंद कर देने के बावजूद ये गिल्ड हमेशा जगमगाता रहा और इसके दरवाजे शिकारियों के निरंतर आने जाने के लिए खुले रहे। जैसे ही माइकल पास पहुंचा, उसे अंदर से दबी हुई बातचीत की आवाजें सुनाई देने लगी, शेखी बघारने, सौदेबाजी करने और कभी कभार बहस करने की आवाजें। वह एक चहल पहल भरी जगह थी, जहां पसीने, बियर और लोहे की गंध फैली हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कुछ लोगों ने उसकी ओर देखा। कुछ लोग केवल उत्सुक थे, जबकि अन्य अधिक सतर्क थे। माइकल ने कुछ चेहरों को पहचाना। इनमें से अधिकांश उन शिकारियों के थे जिन्हें उसने पिछले दिन देखा था। वे ही थे जो उसे अत्यंत सतर्कता भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं आया है, तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और वे अपने पेय या चर्चाओं में वापस लौट गए। माइकल काउंटर की ओर बढ़ा, जहाँ एक ऊबी हुई सी दिखने वाली रिसेप्शनिस्ट लकड़ी की मेज के पीछे बैठी कागजों के ढेर को पलट रही